नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में से आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख शिलालेख भाग 3। इससे पहले आपने उन 2 भागों में राजस्थान के कुछ शिलालेखों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उसके आगे का भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो है शिलालेख है वह सारनेश्वर प्रशस्ति है 953 ईस्वी की। इसका स्थान है उदयपुर में, जो शमशान घाट है वहां के सारनेश्वर नामक शिवालय पर स्थित है। इससे वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में जानकारी मिलती है। सारनेश्वर जो प्रशस्ति है उसके बारे में गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी होगी। बाद में इसे यहाँ से हटाकर वर्तमान सारनेश्वर मंदिर के निर्माण के समय में सभा मंडप में लगा दी हो। अगला है अर्थुना बांसवाड़ा के शिव मंदिर की प्रशस्ति 1079 ईस्वी। साथियों, इसमें जो ये फोटो लगी है ये कल वाली रहेगी थी, इसको हटाना भूल गए थे, दूसरी लगाना भूल गए, इसके लिए सॉरी। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा अर्थुना बांसवाड़ा के शिव मंदिर की प्रशस्ति 1079 ईस्वी। इसका समय कौन सा है? विक्रम संवत 1136 ईस्वी या 1079 ईस्वी में। स्थान यह कहां से मिला है? मंडलेश्वर अर्थुना के विशाल शिवालय में इस मंदिर का निर्माण चामुंडराज ने अपने पिता मंडलिक के लिए करवाया था। इसमें 87 श्लोक है जिनमें वागड़ के परमारों का वर्णन है। इस प्रशस्ति से पता चलता है कि वागड़ के परमार मालवा के परमार वंशी राजा वाकपति राज के दूसरे पुत्र डंवर सिंह के वंशज थे और इनके अधिकार में बांगड़ तथा छप्पन का प्रदेश था। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है विजय, और इसे अस्तराज कायस्थ ने लिखा था तथा कंदाक नामक सूत्रधार ने इसको उत्कीर्ण किया था। नेक्स्ट है अर्थुना बांसवाड़ा के जैन मंदिर की प्रशस्ति 1109 ईस्वी। इससे वागड़ के परमार शासकों का इतिहास पता चलता है। परमार शासक मंडलिक, चामुंडराज व विजयराज का इसमें उल्लेख है। इसमें विजयराज के संदीप विग्रहिक वालम जाति के वामन कायस्थ का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति से हमें और जानकारी क्या मिलती है? इससे जानकारी मिलती है कि इस समय गांवों के शासन में ग्रामीणी प्रमुख होता था और उसका समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता था। वेद शास्त्र अध्ययन के विषय थे तथा सूर्य उस समय तक आराध्य देव थे, यानी उस समय तक सूर्य की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है अपना जालौर का लेख 1118 ईस्वी। साथियों, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो फोटोएं लगी हैं ये कल वाली है सारी की सारी, इसको एडिट करना भूल गए थे। तो जालौर का लेख है 1118 ईस्वी। यह कहाँ लगा है या कहाँ से मिला था? जालौर दुर्ग में स्थित तोपखाना की इमारत पर वर्तमान लगा था और वर्तमान में इसे जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे जालौर शाखा की परमार वंश की वंशावली दी गई है। इसमें वाकपति राज, चंदन, देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष और विसल के नाम है, यानी विसल देव के नाम है। परमारों की जालौर शाखा का प्रवर्तक वाकपति राज को बताया गया है और यह भी उल्लेख है कि वाकपति राज का संबंध आबू के परमार धरनी वराह से था। इस लेख से अन्य जानकारी मिलती है कि परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई थी। विसल देव की रानी मेलर देवी के संबंध में लिखा है कि उसने सिंधु राजेश्वर के मंदिर के लिए सुवर्ण यानी सोने का कलश अर्पित किया था। नेक्स्ट है अपना इंगनोड़ा का शिलालेख 1133 ईस्वी। इंगनोड़ा का शिलालेख 1133 ईस्वी। इसका समय कौन सा है? विक्रम संवत 1190 या 1133 ईस्वी का प्रतिहार कालीन है ये इंगनोड़ा का शिलालेख। इसकी भाषा संस्कृत में पद्य में लिखी गई है, 15 पंक्तियों में उत्कीर्ण है ये।
इसका लेखक कायस्थ कलहन और उत्कीर्णक कौन था? इसका सूत्रधार साजन था। प्रतिहार शासक पृथ्वीपाल, तिहुनपाल व विजयपाल का इसमें उल्लेख है। इन प्रतिहार शासकों की उपाधियां महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम बटारक की उपाधि है, इन्हें विरुद्ध दिए गए हैं। इस बात का प्रमाण है कि प्रतिहारों की शक्ति कनौज में क्षीण होने पर भी इन्हें इन उपाधियों से विभूषित किया जाता था। इसमें आगासिया गांव को आषाढ़ शुक्ल एकादशी के अवसर पर श्री गोहड़ेश्वर महादेव के मंदिर के लिए भेंट करने का उल्लेख है। इसमें इस शिलालेख के अनुसार उन दिनों सभी जातियों के लोग अपने अपने मोहल्लों में रहते थे। जैसे कि ब्राह्मणों के रहने के भाग को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। नेक्स्ट है अपना नाडलाई का लेख 1138 ईस्वी। यह कहाँ लगा था? नाडलाई के नेमिनाथ जी के मंदिर के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें उल्लेख है कि गुहिल पहले चौहानों के सामंत थे। नेक्स्ट है अपना चित्तौड़ का कुमारपाल का शिलालेख 1150 ईस्वी। यह कहां से मिला है? चित्तौड़ के समिदेश्वर के मंदिर से प्राप्त हुआ है। कुमारपाल सोलंकी के समय का जो प्रशस्ति के रूप में है, यह जो कुमारपाल सोलंकी के समय का है और यह एक प्रशस्ति के रूप में लिखा गया है। इसके रचयिता जयकीर्ति का शिष्य रामकीर्ति था, जो कि एक दिगंबर जैन विद्वान था। नेक्स्ट अपना किराड़ू लेख 1161 ईस्वी। ये फोटोएं कल वाली रहेगी थी, इनको यहां से हटाना भूल गए थे तो इनको इग्नोर करें आप। किराड़ू लेख 1161 ईस्वी ये कहां से मिला है? किराड़ू बाड़मेर के एक शिव मंदिर से एक प्रशस्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। इससे किराड़ू की परमार शाखा के वंशक्रम की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आबू के उत्पल राज के पिता सिद्धराज का नाम भी प्राप्त होता है। इस लेख में परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञ से बताई गई है तथा उसमें सिंधु राज को मारवाड़ का शासक बताया गया है। किराड़ू लेख के प्रशस्तिकार नरसिंह है, लेखक इसका यशोदेव और उत्कीर्णक यशोधर था। नेक्स्ट है बिजोलिया का लेख 1170 ईस्वी। ये कहां से मिला है? यह बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर, जो पार्श्वनाथ मंदिर है इसके निर्माता महानक था। ठीक है, कि उत्तरी दीवार के एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान में उत्कीर्ण है। यह दिगंबर जैन धर्म से संबंधित लेख है। इसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगवाया था। ठीक है, इससे सांबर और अजमेर के चौहान वंश की सूची तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें चौहान शासकों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की थी और सांबर झील का निर्माण करवाया था। और इसी लेख से और जानकारी मिलती है कि कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी हमें मिलती है, जैसे कि जबालीपुर यानी जालोर, नडूल यानी नाडोल, शाकंभरी यानी सांबर, दिल्ली का यानी दिल्ली, श्रीमाल यानी भीनमाल, मंडलकर यानी मंडलगढ़, विंध्यावली यानी बिजोलिया, नागहृद यानी नागदा आदि नामों की यानी आदि प्राचीन नामों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी लेख में कहा गया भूमि अनुदान को डोहली की संज्ञा दी गई है और भूमि को क्षेत्रों में बांटा जाता था। गांव समूह यानी ग्राम समूह की बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा जाता था। गांवों तथा प्रतिगणों के अधिकारियों को महतम तथा पारिग्रही आदि नामों से जाना जाता था। इस प्रशस्ति के रचयिता गुणभद्र थे, लेखक इसके कायस्थ केशव थे और उत्कीर्णन नानिक के पुत्र गोविंद ने किया था। इससे हमें 12वीं शताब्दी के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था तथा भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है लून वसही यानी आबू देलवाड़ा की प्रशस्ति 1230 ईस्वी। यह कहाँ से मिली है? आबू के देलवाड़ा गांव के लून वसई मंदिर, जिसे नेमिनाथ मंदिर भी कहा जाता है, वहां से प्राप्त हुई है। और सोलंकी शासक वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल और उनके छोटे भाई तेजपाल द्वारा निर्मित किया गया था। इसकी भाषा संस्कृत भाषा है और इसे गद्य में लिखा गया है। इसमें आबू के परमार शासकों तथा वास्तुपाल तेजपाल के वंशज का वर्णन वंश का वर्णन मिलता है, या वास्तुपाल और तेजपाल के वंश की जानकारी मिलती है। जो परमार शासक थे वह सोलंकी शासकों के अधीन हो गए थे। ठीक है। इस प्रशस्ति के अनुसार सोम सिंह के समय में मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू में देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर अपनी स्त्री अनुपमा देवी के श्रेयार्थ इसको बनवाया था तथा इस मंदिर की प्रतिष्ठा विजय सेन सूरी ने की थी। इसकी प्राण प्रतिष्ठा विजय सेन सूरी ने की थी। नेक्स्ट अपना चिरवा का शिलालेख। यह कहां से मिला है? चिरवा गांव उदयपुर के एक मंदिर के बाहरी द्वार से मिला है। यह लेख बागेश्वर और बागेश्वरी की आराधना से आरंभ होता है और इसके बाद इसमें गुहिल वंशीय बापा के वंशज पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है। इसकी रचना भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन परब सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए की थी। इसको लिखा किसने था? जो रतन परब सूरी थे उनके मुख्य शिष्य पार्श्व चंद्र ने लिखा था। इसका उत्कीर्णन पदम सिंह के पुत्र कैली सिंह ने किया था और इसके शिल्पी कौन थे? दलहन ने इसे दीवार पर लगाने और का कार्य का संपादन किया था। नेक्स्ट है रसिया की छतरी का लेख 1274 ईस्वी। इसका समय है विक्रम संवत 1331 या 1274 ईस्वी। रचना इसकी किसने की थी? प्रियापट्टू के पुत्र नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा ने की थी, जो कि चित्तौड़ निवासी था। इसका उत्कीर्णन किसने किया था? सूत्रधार सज्जन ने किया था। कहां से प्राप्त हुई है? रसिया की छतरी चित्तौड़गढ़ के दोनों ओर ताकों से प्राप्त हुई है, लेकिन वर्तमान में एक ही ताक में केवल एक शिला बची है, दूसरी ताक वाली शिला प्राप्त नहीं है। इस लेख का प्रारंभ, रसिया की छतरी का जो लेख है इसका प्रारंभ देवताओं की वंदना तथा गुहिल वंश की प्रशंसा से होता है। इस लेख में गुहिल वंश के विभिन्न शासकों का भी वर्णन किया गया है। इस लेख से प्राप्त देलवाड़ा तथा नागदा का वर्णन उस समय की नगर योजना समझने में उपयोगी है। इस लेख के 10वें श्लोक में बापा का वर्णन आता है, जिसमें उसका हारित ऋषि द्वारा सुवर्ण कटक तथा राज्य प्राप्त करने का उल्लेख तथा बापा द्वारा यज्ञ स्तंभ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। परंतु आगे चलकर प्रशस्तिकार ने गुहिल को बापा का पुत्र बतलाने की बड़ी भूल कर दी है। नेक्स्ट है अचलेश्वर लेख। आबू का लेख है 1285 ईस्वी का। यह कहां से मिला है? अचलेश्वर महादेव आबू के मंदिर के पास स्थित मठ की एक चौपाल की दीवार से प्राप्त हुआ है। इसमें बापा रावल से लेकर यानी बापा से लेकर समर सिंह के काल तक की वंशावली दी गई है। इस लेख में प्रशस्तिकार लिखता है कि बापा के द्वारा यहाँ दुर्जनों का संहार हुआ और उनकी चर्बी से यहाँ की भूमि गिल्ली हो जाने के कारण इसे मेदपाट कहा जाता है। नागदा नगर के संबंध में हारित ऋषि का वर्णन आता है, जिन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। इन्हीं की अनुकंपा से बापा को राज्य और क्षत्रित्व की प्राप्ति हुई थी। इसके रचयिता कौन है? प्रियापट्टू का पुत्र वेद शर्मा नागर और लेखक इसका शुभचंद्र, उत्कीर्णकर्ता करम सिंह सूत्रधार था। नेक्स्ट है चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेख 13वीं सदी का। इन तीनों लेखों का संबंध चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ से है। स्थापनकर्ता शाह जिज्जा तथा उनके वंश का विवरण उपलब्ध होता है।
इनमें कहीं समय अंकित नहीं मिलता है, परंतु इनके समकालीन लेखों के आधार पर इनका समय 13वीं सदी माना जाता है। उसके बाद है ऊपर गांव डूंगरपुर के प्रशस्ति 1404 ईस्वी। यह कहाँ से मिला है? यह ऊपर गांव से प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति दिगंबर जैन संप्रदाय के श्रेयांसनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में पद्य रूप में लिखा गया है। और आज का हमारा लास्ट है कोट सोलंकी का लेख 1418 ईस्वी। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? देसूरी गांव के समीप स्थित कोट सोलंकियों के एक जीर्ण शीर्ण मंदिर से प्राप्त हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गोडवाड़ क्षेत्र को महाराणा लाखा ने जीता था। इसके अनुसार महाराणा लाखा विक्रम संवत 1475 ईस्वी विक्रम संवत 1475 तक जीवित था। इस लेख के मिल जाने से ख्यातों में दी गई लाखा की निधन तिथि विक्रम संवत 1454 असत्य प्रमाणित होती है। तो इसी के साथ हमारा शिलालेखों का भाग 3 कंप्लीट हो गया, और कल इसका भाग 4 आएगा। उसमें अपने राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे, उसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई सुधार करना है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।